हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज और हम अपनी आरटीजी सीरीज पे डे 3 है, पार्ट 1 है बिजनेस स्टडीज का, जहां पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और इसकी लास्ट पार्ट है जहां पे हम लास्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसको डिस्कस करेंगे। एक एक करके जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है कि ये कौन से एक्ट के अंदर बना था। ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था। इस एक्ट के अंदर बताया गया कि अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जिसको हम फॉर्म कर सकते हैं, और जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी उसको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। जितनी भी पैसा होगा इस कंपनी में, हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा प्रोप्राइटर लगाएगा, पार्टनरशिप में जो भी दो पार्टनर्स हैं वो पैसा लगाएंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो भी पैसा होगा वो कैपिटल के नाम से आएगा, और कैपिटल दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, शेयर्स और डिवेंचर्स। शेयर्स मतलब एक तरीके से दो, मतलब आगे और भी टाइप ऑफ शेयर्स आएंगे, हम 11th में ही और आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं। शेयर्स तो एक तरीके से दिखाते हैं कि भाई साहब, आप जो है आपकी एक ओनरशिप है, आपका एक राइट है कंपनी में। वेयरएज डिबेंचर्स की मैं बात करूं तो डिबेंचर्स लायबिलिटी हो जाती है। डिबेंचर्स एक तरीके का उधार हो जाता है, लोन हो जाता है जो कंपनी ले लेती है। तो दो फॉर्म में कैपिटल कंप्राइज होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। शेयर्स के ऊपर भी हमको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, उसका नाम होता है डिविडेंड, और डिबेंचर्स के ऊपर भी इंटरेस्ट कंपनी देती है, उसका नाम इंटरेस्ट ही है, उसके नाम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करिए। फीचर्स की मैं बात करूं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, तो सबसे पहला फीचर्स आता है मस्ट बी रजिस्टर्ड। ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी और कंपनी के ओनर दो अलग अलग बातें हैं, दोनों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। कंपनी के काम के लिए कंपनी के ओनर को नहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ओनर के काम के लिए कंपनी को नहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसी से हमारा अगला पॉइंट लिंक्ड है आर्टिफिशियल पर्सन। जब दो अलग अलग बातें हैं, कंपनी और कंपनी का मालिक, तो कंपनी का मालिक तो एक इंसान है, हमको पता ही है, लेकिन जो कंपनी है उसको भी एक आर्टिफिशियल इंसान, मैन मेड इंसान, नेचुरल नहीं, मैन मेड आर्टिफिशियल पर्सन की उपाधि दे दी गई है कि अब कंपनी भी एक इंसान है, एक आर्टिफिशियल इंसान है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी लोग हैं कंपनी के ओनरशिप दिखाते हुए, ओनरशिप बताते हुए कि मैं कंपनी का ओनर हूं, मैं कंपनी का ओनर हूं, अलग अलग टाइप के ओनर्स होते हैं, वो सबकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि घर के बर्तन नहीं बिकेंगे, मतलब ओनर्स प्रॉपर्टी इज नॉट एट रिस्क। जितने की उन्होंने शेयर्स या डिवेंचर्स खरीद रखे हैं, सिर्फ उतनी ही उनकी लायबिलिटी बनती है। मैं कहूं सिर्फ उतना ही पैसा, अगर इन चांस डूबता है तो सिर्फ उतना ही पैसा डूबेगा जितने की उन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, उससे ऊपर एक पैसा नहीं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स आता है कि आप अपने शेयर्स कभी भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई ज्यादा झंझट की उसमें जरूरत होती नहीं है, ना कोई झंझट पड़ता है। कंट्रोल की बात करूं तो जो कंपनी है उसको कंट्रोल किया जाता है बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा, और ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं अमंगस्ट जो भी ओनर्स हैं या जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनमें से। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ मेंबर्स फिर इस कंपनी को मैनेज करती है और आगे लेके जाती है। रिस्क बियरिंग की बात करूं तो जो भी सारा रिस्क है, जो भी सारा लॉस है, वो पूरी कंपनी में आपस में बंट जाएगा और सभी शेयर होल्डर्स, डिविडेंड होल्डर्स को थोड़ा थोड़ा ये रिस्क उठाना पड़ेगा। फिर अगला टॉपिक आता है हमारे पास मेरिट्स। क्या फायदे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का? तो पहला फायदा कि आपकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। फायदा हम देखेंगे, मतलब ये जो पॉइंट है ये इन द व्यू ऑफ ओनर्स का है कि ओनर्स के लिए फायदे की बात यह है कि भाई साहब, आपकी जो लायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, आपकी घर की संपत्ति दांव पे नहीं लगी। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब आपको या और किसी भी मेंबर को, शेयर होल्डर को कुछ भी हो जाता है उससे कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी का अपना अलग वजूद है, वो चलती ही रहेगी, कोई भी चीज उस पर फर्क नहीं डाल सकती। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है इसके पास, तो एक्सपेंशन के चांसेस, बड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा खुल जाता है, क्योंकि कैपिटल बहुत बड़ी आती है, पैसा बहुत सारा आता है। और इसी वजह से नेक्स्ट पॉइंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट पिक्चर में आता है। हमने कॉर्पोरेट सोसाइटी में देखा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कि वहां पे मैनेजमेंट जो है वो लोग ही करते थे, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट वहां पे एक पॉइंट था। मैं बात करूं पार्टनरशिप में तो उसमें भी बैलेंस्ड
कुछ डिसीजन मेकिंग वाला कोई पॉइंट था कि बैलेंस मैनेजमेंट हो जाती है। एक कोई सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होता है, दूसरा बंदा दूसरे सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होता है, दोनों मिलके एक अच्छा सा डिसीजन ले लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की मैं बात करूं तो फिर उसमें वही मैनेजमेंट का दिक्कत आ जाता है कि हो सकता है जो बंदा बिजनेस चालू कर रहा है वो मैनेजमेंट उतना अच्छे से ना जानता हो, लेकिन इधर पैसे की कोई कमी नहीं है। ये लोग प्रोफेशनल्स, हाईली ट्रेंड लोग रखते हैं एज मैनेजर्स अपने यहाँ मैनेजमेंट के लिए। डीमेरिट्स, नुकसान की अगर मैं बात करना चाहूं तो सबसे पहला आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन। तो मतलब इसको बनाना, इसको स्थापित करना बहुत मुश्किल टास्क, टीडियस टास्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब बहुत सारी झंझटें हैं, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करनी है, बहुत सारे पेपर वर्क लगता है, तो एक लंबा सा प्रोसेस हो जाता है। वो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन भी हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, इसी वीडियो में आगे देखेंगे। हालांकि ये चैप्टर नंबर 3 का काम है, लेकिन फिर भी मैंने पहले बोला था कि मैं कुछ टॉपिक्स को शफल करूंगा, तो वो पार्ट यहाँ पे इस वीडियो के साथ, ताकि पूरी जॉइंट स्टॉक कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको मिल जाए, बार बार आपको वीडियो ना चेंज करनी पड़े, एक ही वीडियो देख के पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। नेक्स्ट डीमेरिट आता है लैक ऑफ सीक्रेसी, बिकॉज कंपनी को ये जरूरी है, उसके लिए ये रूल है कि उसको अपने अकाउंट्स पब्लिक करने होंगे, नॉर्मल पब्लिक के लिए अपलोड करने होंगे इंटरनेट पे या कहीं भी, ताकि एक बंदा आसानी से उसको एक्सेस कर पाए। तो सीक्रेसी बहुत कम मेंटेन हो पाती है। सारी चीजें, सारी बातें, सारे एक्सपेंस, इनकम वगैरह, P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सारी चीजें पब्लिक हो जाती है। इम्पर्सनल वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज बहुत ही प्रोफेशनल लोग, जैसे कि हमने बात करी, काम करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी JSC में, जॉइंट स्टॉक कंपनी JSC में, तो इतना ज्यादा मैं कहूं कि इम्पर्सनल नेचर या इतना ज्यादा कैजुअल बिहेवियर वहां पे एक्सेप्टेड नहीं होता। अब मैं सूट वूट पहन के जाते हो, पूरे दिन बैठ के डेडिकेटली काम करते हो, ज्यादा किसी से बात नहीं करना, फालतू में किसी से गप्पे नहीं लड़ाना, और काम करके घर आ जाते हैं। तो वर्क एनवायरनमेंट की थोड़ी बात करें तो थोड़ा सा कम रहता है इन कंपेयर टू जो हमने पार्टनरशिप या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में देखा था। डिले इन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं, काफी सारी प्रोसीजर्स होते हैं एक डिसीजन लेने के लिए, कई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से उसको गुजरना पड़ता है, कई बार रिव्यू किया जाता है, तो कभी कभी एक डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी लेट भी हो जाता है डिसीजन लेने में। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में तो एक हमेशा डिले या स्लोनेस बनी ही रहती है, जो इस डीमेरिट को जन्म देती है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वही वाली बात है जो पार्टनरशिप में आई थी कि अगर 2 बर्तन है तो आपस में तो भिड़ेंगे ही, आवाज तो आएगी। तो ऐसे ही अगर कुछ लोगों को हमने इसका काम दे रखा है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स को हमने इसका काम दे रखा है, जो कंट्रोल वाले पॉइंट में हमने डील किया था, तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी एक तो होगा नहीं, मेंबर्स बोला जा रहा है तो 2 होंगे, 3 होंगे, कितने भी हो सकते हैं। जब इतने सारे लोग बैठ के एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मतभेद भी होंगे, कोई टॉपिक का समर्थन करेगा, कोई टॉपिक का विरोध करेगा, तो उस केस में थोड़ा सा जो है कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशंस, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं। बट कोई बात नहीं, ये सारी चीजों को हम सही कर सकते हैं। फिलहाल ये फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स JSC के, फटाफट इसको लिखो, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ कंपनीज। काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन है ये इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। आई होप आप आगे जाते हुए इस वीडियो में मैं आपका पूरा JSC क्लियर कर दूंगा, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो। 5 सेकंड्स ब्रेक थ्रू एंड नेक्स्ट वी आर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड पे हम लोग जो काम करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ JSC, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी। 5 टाइप की जॉइंट स्टॉक कंपनी है। पहले प्राइवेट कंपनी देख लेते हैं, पब्लिक पे भी जाएंगे, पहले प्राइवेट देख लेते हैं। सबसे ज्यादा लंबी सी बड़ी सी यही दिख रही है, तो सबसे पहले मुश्किल काम को खत्म करते हैं। फर्स्ट है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख। मतलब अगर आपको प्राइवेट कंपनी का दर्जा लेना है, प्राइवेट कंपनी का स्टेटस लेना है, तो आपकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब मिनिमम कैपिटल जो होनी चाहिए बिजनेस में, वो कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे, शेयर्स को ट्रांसफर करने पे राइट रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, मतलब पाबंदी होनी चाहिए। हमने डिस्कस किया था पीछे वाले फीचर्स में कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, बट वो होती है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, स्टॉपेज होती है, विधान होता है, रोका जाता है कि आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट है लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, 200 मेंबर्स ही मैक्सिमम हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में।
उससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है कि अगर जॉइंट ओनर्स हैं, मतलब एक शेयर है और उसको दो या दो से ज्यादा लोग मिलके खरीद रखे हैं उस शेयर्स को, तो उन सबको एक ही ट्रीट किया जाएगा, अलग अलग नहीं ट्रीट किया जाएगा। और जितने भी शेयर होल्डर्स या मेंबर्स हैं जो कि या तो कंपनी में काम करते थे या कंपनी में काम कर चुके, मतलब काम कर रहे हैं, या तो काम करते थे या कंपनी में काम कर रहे हैं, उन सारे ही लोगों को निकाल दिया जाएगा। मतलब जो लोग कंपनी में काम कर रहे थे या कर रहे हैं, अगर वो मेंबर्स हैं, उन्होंने कोई शेयर खरीद रखा है तो हम उनको नहीं गिनेंगे। अगर दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक शेयर खरीद रखा है तो हम उन सबको वन गिनेंगे, एक ही मानेंगे। ऐसे करके मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोहिबिटेड्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज। आप पब्लिक को कोई भी इनविटेशन, मैसेज, निमंत्रण नहीं भेजोगे कि पब्लिक आके आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करे या मतलब शेयर्स खरीदे, डिवेंचर्स खरीदे, कुछ भी नहीं। पब्लिक नहीं आनी चाहिए प्राइवेट कंपनी में। और ये जरूरी भी इसलिए है क्योंकि ऐसे तो कोई भी प्राइवेट कंपनी बनाए, पब्लिक से पैसा ले और घोटाला करके भाग जाए, ताकि वो ये ना कर पाए, इसलिए प्राइवेट कंपनी पे ये स्टॉपेज लगाई गई है कि आप ना तो शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो और ना ही नए शेयर्स को लेके आ सकते हो। यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी पे रोक थी, यहाँ पे नए शेयर्स को लेके आने पे रोक थी। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक। वाह जी वाह, क्या बात बताइए ना, इस पे तो वो वाला मीम आ जाना चाहिए। जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक कंपनी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख। यहाँ पे कैपिटल थी 1 लाख की, 1 लाख की, और वहां पे कैपिटल है 5 लाख की। तो आप समझ रहे हो, 1 लाख से बिजनेस चालू करो, बिजनेस को अच्छे से खड़ा करो, प्रॉफिट अर्न कमाओ। जब पक्का हो जाएगा कि हाँ तुम अब नहीं भागोगे, तुम्हारा पैर मजबूत हो चुके हैं बिजनेस में, तब हम तुमको प्राइवेट पब्लिक कंपनी का दर्जा देंगे। और फिर पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मस्त शेयर्स इश्यू करो, पब्लिक से शेयर्स खरीदवाओ, आपस में ट्रांसफर कराओ, जो मर्जी वो करो। लेकिन स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेजेस में अगर मैं बात करूं तो आप प्राइवेट कंपनी की तरह काम करो, जो कि एडवाइस रहता है, और आप शेयर्स के साथ डील नहीं कर सकते। वेयर एज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूं, याद है हमने पिछली स्लाइड में कंट्रोल वाला पॉइंट देखा था कि कंट्रोल कौन करता है? बोर्ड ऑफ मेंबर्स करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है कंपनी को। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग हो सकते हैं? तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 लोग चाहिए और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। अब ये लोग मेंबर्स भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है जो उनकी नॉर्मली होता है कि पब्लिक कंपनी में लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अंडर पब्लिक कंपनी 2 चाहिए। मैं अच्छा सा यहाँ पे फ्लो चार्ट सा बना देता हूं ताकि एग्जाम में तुम देखने जाओ तो तुम्हें चीजें ज्यादा मुश्किल ना लगे, डरावनी ना लगे। नेक्स्ट है 1 पर्सन कंपनी। ये एक नई टाइप की कंपनी जो कि निकल के आई 2013 में। ये क्या कंपनी है? कंपनी हैज ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर। यहाँ पे तो देखो मेंबर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। मिनिमम 2 चाहिए, मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए। बाकी मैक्सिमम की लिमिट यहाँ पे 200 है, वहां पे अनलिमिटेड है। पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, प्राइवेट में सिर्फ 200 हो सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही बंदा रहेगा एज अ मेंबर, और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डायरेक्टर भी होगा। एक ही बंदा डायरेक्ट करेगा, एक ही, वेरी मच सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह बहुत है। बस ये है कि आप एक इंडिविजुअल हो और आप एक कंपनी चला रहे हो, आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी चला रहे हो। तो पर्सन कंपनी एज ओनली 1 पर्सन एट इट्स मेंबर। इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक बंदा है वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, वो एक नेचुरल बंदा ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नो वन कैन बिकम द मेंबर ऑफ मोर देन 1 ओपीसी। एक बंदा एक से ज्यादा 1 पर्सन कंपनी का मालिक या मेंबर नहीं बन सकता। देखो ना भाई, कंपनी में एक ही मेंबर बनना है, एक ही ओनर बनना है, और आप एक से ज्यादा ओपीसी में ओनर बन भी नहीं सकते। लेकिन एक उससे नीचे की पोस्ट होती है, ठीक है, डेप्यूटी मेंबर या उसका कोई असिस्टेंट मेंबर करके कोई पोस्ट होती है, नॉमिनल मेंबर, वो बन सकते हो। लेकिन मेन मेजॉरिटी, मतलब सबसे बड़ा वाला मेन मेंबर आप नहीं बन सकते।
खैर वो आपके टॉपिक में नहीं है तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि एक से ज्यादा ओपीसी में 1% कंपनी में आप मेंबर नहीं हो सकते। शुड कन्वर्ट इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। ओपीसी को एक 1% कंपनी को अपने आप को पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के अंदर शिफ्ट करना ही पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा अगर इफ पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है, या फिर एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी सिचुएशन फुलफिल हो जाती है तो आपको ओपीसी का स्टेटस छोड़ के पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी का स्टेटस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपलसरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जितना भी काम आपने उस पीरियड में किया है जब आपकी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई थी और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उस पीरियड में, उस दौरान में जितना भी आपने काम किया है वो मान्य नहीं रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा, उसको हम अमान्य घोषित कर देंगे। तो ओपीसी में 3 पॉइंट, पहला पॉइंट के 1% ही होना चाहिए जो कि नेचुरल होगा, दूसरा के एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर नहीं हो सकते, तीसरा के अपने आपको प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो। नेक्स्ट कंपनी है हमारे पास स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या कंपनी है? ये वो कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है, लेस देन 50 लाख। अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है तो आप स्मॉल कंपनी में आएंगे। नेक्स्ट है कि लास्ट अकाउंटिंग पीरियड की टर्नओवर 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी आप स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले पाएंगे। कंडीशन नंबर 1 कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है और लास्ट अकाउंटिंग पीरियड की टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। नेक्स्ट हमारे पास कंपनी आती है डोरमेंट कंपनी। ये कैसी कंपनी है? ये वो कंपनी है जो रजिस्टर्ड करी गई है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कि मैंने आज कंपनी बना के छोड़ दी, काम मैं आगे आने वाले 5 साल बाद करूंगा। हो सकता है कि कोई टेंडर निकले, आपको वो टेंडर भरना है, लेकिन आपने उस टेंडर का काम पूरा करने के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली और उस पार्टनरशिप में आपने एक डोरमेंट कंपनी चालू कर दी किसी के भी नाम से, और ये डिसाइड किया कि भाई अगर वो टेंडर हमें मिल जाता है तो हम लोग मिलके ये कंपनी का काम चालू करेंगे और तभी ये कंपनी जो है एक्टिव होगी। तब तक अगर कंपनी एक्टिव नहीं होती है तो वो डोरमेंट कंपनी कहलाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है टू होल्ड एनी एसेट। किसी एसेट को हथियाने के लिए, किसी एसेट को रखने के लिए आपने सिर्फ ऐसी कंपनी बना के छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि अगर उस कंपनी में कोई बहुत ज्यादा कुछ विशेष, कुछ खास, कोई ज्यादा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ एक दो ट्रांजैक्शन हुई साल की स्टार्टिंग में एंड देन उसके बाद से वो कंपनी शांत पड़ी है, तो उस केस में भी हम उसको एक डोरमेंट कंपनी ही बुलाएंगे। तो ये टाइप्स ऑफ कंपनी है। एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जेएससी है, उसको भी फटाफट कंप्लीट करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए तो थोड़ा सा माफ कर देना, लेकिन टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो और फिर हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्लाइड में उठा रहे हैं वो है प्रोसीजर या स्टेप्स फॉलोड टू फॉर्म अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। स्टेप्स टू फॉर्मेशन। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो है प्रमोशन। प्रमोशन के वाले स्टेप में क्या होता है कि कंसीविंग अपॉर्चुनिटी एंड इनिशिएटिंग टू फॉर्म अ कंपनी। मतलब आप मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी देखो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो मैं एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकता हूं, और एक इनिशिएटिव लो, मतलब एक कोशिश करो बिजनेस को शुरू करने की। और मतलब अब मेरे को अच्छे प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो अब मेरा क्या अगला क्या काम है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट बनाऊं और उस प्रोडक्ट को मैं एक बिजनेस के तरीके में कन्वर्ट करूं, बिजनेस मैं उससे क्रिएट करूं। तो वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और फिर उसमें से बिजनेस को निकालना, वो इस प्रमोशन वाले स्टेप में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोटर्स कौन होते हैं? अच्छा, प्रमोशंस जो बंदा करता है, प्रमोशन वाला स्टेप जो बंदा करता है उसको प्रमोटर कहते हैं। अब इसका एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है कि ये वो बंदा है जो टेक्स प्रीलिमिनरी स्टेप्स। अकाउंट्स में आपने कई बार ये टर्म सुनी होगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करके आता है 11th में, तो खासकर आता है अकाउंट्स में। उसका यही मतलब होता है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में भी नहीं है, कंपनी एग्जिस्टेंस में भी नहीं है, तब जो खर्चे हुए होते हैं तो वो आप अकाउंट्स में कैसे दिखाओगे? क्योंकि उस वक्त तो अकाउंट्स है ही नहीं, तो तब उस टाइम के खर्चे फिर हम बाद में जब अकाउंट्स बन जाता है
उस टाइम पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करके दिखाते हैं। तो प्रीलिमिनरी स्टेजेस पे मतलब बिल्कुल इनिशिएटिव, बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे जो भी खर्चे किए जाते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप्स लेना, फर्स्ट स्टेप लेना कि बिजनेस बनाना, प्रोडक्ट बनाना, बिजनेस को खड़ा करना, प्रोडक्ट बेचना, अपना पहला प्रोडक्ट बेचना, पहला क्लाइंट लेना, वो सारी जो खर्चे होते हैं, जब तक कोई फॉर्मेलिटीज, कोई लीगल कुछ है ही नहीं, तब जो स्टार्टिंग के स्टेप्स होते हैं वो ये प्रमोटर लेता है। और जो भी रिस्क, जो भी बिजनेस से जुड़ा हुआ है, उस रिस्क को अज्यूम करता है, उस रिस्क को देखता है, अच्छा मेरे को इतने का मेरा सामान बन रहा है, मेरे को इतने में बेचना है, मेरे को इतना टाइम लगेगा ब्रेक इवन पे आने पे। ये सारी टेक्निकल टर्म्स है, खैर वो छोड़ो, लेकिन जो बात समझने की है वो है कि प्रमोटर वो बंदा है जो प्रिलिमिनरी स्टेप्स लेता है और एक एसोसिएटेड रिस्क, मतलब जो भी रिस्क जुड़ा हुआ है बिजनेस से, उसको अज्यूम करता है। फंक्शंस क्या है इसके? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, सबसे पहले बिजनेस का आइडिया आना चाहिए कि मेरे को ये आइडिया पे, मेरे को इस कॉन्सेप्ट पे बिजनेस चालू करना है। फिर फिजिबिलिटी स्टडी, फिर उसके बारे में वो रिसर्च करनी चाहिए कि कोई ऐसा ऑलरेडी कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, मैं उससे कैसे डिफरेंट कर सकता हूं, ये चलेगा या नहीं चलेगा, कंज्यूमर को ये चाहिए, कस्टमर को ये चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा कुछ, उसके बारे में पूरी आपको स्टडी करनी चाहिए। देन नेम अप्रूवल, मतलब फिर आपको ब्रांडिंग का काम बेसिकली चालू करना है, तो एक अच्छा सा नाम सोचना है अपनी कंपनी का, उस नाम को अप्रूव करके देखना है। नेट पे बहुत सारी साइट्स है कि क्या ये नाम मुझे मिल सकता है, नहीं किसी और ने ये नाम मुझसे पहले तो नहीं ले रखा है अपनी कंपनी के लिए, वो सारी चेकिंग्स आपको करनी है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, ये सारा काम हो गया। अब आप प्रोफेशनल्स को लगाओ, वो प्रोफेशनल्स आपका अलग अलग फील्ड संभाल लेंगे, बिकॉज आप हर फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो आप एक्सपर्ट्स को बुलाओ, प्रोफेशनल्स को बुलाओ, एक्सपर्ट्स को बुलाओ, उनसे कंसल्ट करो, उनसे बातें करो, और देन उसके बाद आगे की स्टेप्स लो। देन है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी लीगल डॉक्यूमेंट्स। अब जब आपने सबसे बात कर लिया, सबकी राय मशवरा कर लिया है, सबकी रिसर्च कर लिया है, नेम सर्च कर लिया है, अब आप लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना चालू करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो तैयार करना चालू करो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कराना कंपनी का एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसके क्या स्टेप है? पहला स्टेप है कि एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी आपको इनकॉर्पोरेशन की। देन जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको फाइल करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। देन पेमेंट ऑफ फीस, जो भी फीस लगेगी गवर्नमेंट के, जो भी चार्जेस लगेंगे वो सारे देने हैं। देन आपका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन होगा, एंड देन उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखो आपका बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी भी कहलाया जाता है, बिकॉज इस सर्टिफिकेट से पता चल जाता है, जैसे हम लोग का, इंसानों का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ऐसी ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बर्थ सर्टिफिकेट है किसका? कंपनी का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। जब सारी लीगल फॉर्मेलिटीज का काम हो गया, सारी जो भी रिसर्च वर्क जरूरी था वो हमने सारा कर लिया, अब हम बात करेंगे पैसे की, कैपिटल की। तो पब्लिक कंपनी को ना एक प्रोस्पेक्टस नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है अगर उसको शेयर्स इश्यू करने हैं तो। अपने पैसे से बिजनेस चालू कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हो, बड़ा होना चाह रहे हो साइज में, तो आपको शेयर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, शेयर्स अपने इश्यू करने पड़ेंगे। तो वो इश्यू करने के लिए आपको एक प्रोस्पेक्टस नाम का एक डॉक्यूमेंट चाहिए इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए। उसके अंदर क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। आपको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेबी क्या? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश में रेगुलेट करती है शेयर्स का लेना, खरीदना, बेचना, वो सारी चीजों को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है। तो सेबी से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ये एलिजिबल आपकी कंपनी है या नहीं है शेयर्स इशू करने के लिए, वो सारी जानकारी लेना है। फिर प्रोस्पेक्टस आपको भरना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस क्या है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इनवाइट्स द ऑफर फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज शेयर और डिबेंचर्स। शेयर या डिबेंचर खरीदने के लिए ऑफर्स को इनवाइट करता है पब्लिक से। देखो अभी तो नहीं, खैर लॉ की थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स बताता हूं। लॉ क्या कहता है, क्योंकि हमने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा हुआ है। जब आप बीकॉम में आओगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ोगे, कंपनी लॉ पढ़ोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ोगे। उसमें बात होती है कि अगर आपने किसी को ऑफर दिया या आपको ऑफर मिला और आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, देन
फिर आप उससे मुकर नहीं सकते, पीछे नहीं हो सकते। लेकिन इस केस में देखो, ये ऑफर नहीं दे रहा है। प्रोस्पेक्टस इज नॉट एन ऑफर। प्रोस्पेक्टस ऑफर नहीं दे रहा पब्लिक को, प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है। ऑफर्स को इनवाइट कर रहा है, वो कह रहा है पब्लिक से कि आप हमें ऑफर दो। वो खुद ऑफर नहीं दे रहा, वो पब्लिक से कह रहा है कि आप हमें ऑफर दो। दोनों अलग अलग चीजें। अगर वो खुद ऑफर देता तो जितने लोगों ने शेयर्स मांगे उन सबको देने पड़ते, लेकिन क्योंकि वो कह रहा है कि आप हमें ऑफर दो, तो अब कंपनी के पास पावर है कि वो जिसको चाहे जितने चाहे उतने शेयर्स बांट सकती है। ये चीज आपकी अकाउंटेंसी में बहुत काम आएगी जब वहां पे आप अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे अगले साल। थर्ड स्टेप हमारा आता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। बैंकर क्या है भाई? जब आप शेयर इशू करते हो ना, तो जिसको भी आपका शेयर खरीदना होता है, आप मैं एक सिचुएशन आपको इमेजिन करा रहा हूं, जरा वो समझो। आप ढोल लेके गए, पुराने जमाने के कोई पिक्चर कार्टून वगैरह देखा होगा। आप ढोल लेके गए शहर में और बोला कि मेरी कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो। ठीक है, अब लोगों ने पैसा जमा करना चालू किया और आपने क्या कहा कि जिसको शेयर खरीदने हैं वो 10-10 रुपए जमा करा दो और अपना नाम लिखवा दो। नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ नाम लिखवाने को बोलोगे तो सारे ही लिखवा देंगे, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर 10-10 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है ना, 100 रुपए के शेयर्स हैं और सिर्फ 10-10 रुपए मांग रहे हो तो छोटा अमाउंट है, तो जो सीरियस होगा सिर्फ वही पैसे वो वही नाम लिखवाएगा। तो सबसे बोल दिया कि 10-10 रुपए वहां पे जमा करवा दो और अपना नाम लिखवा लो। तो वो 10 रुपए जो पहली बार आए, जब आपने ये ढिंडोरा पीटा के मेरे शेयर्स बिक रहे हैं, अभी आपने शेयर नहीं दिए हैं, अभी उन्होंने बोला है कि मेरे को शेयर दो, तो वो एक तरीके से मान लो कि भाई रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, तो वो जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए आप पैसा दे रहे हो उसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी। तो ये जो बैंकर हैं ये सबसे पहले आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये कोई एक शहर तो है नहीं, जो मैंने एग्जांपल दिया। आप जब शेयर्स निकालोगे अपनी कंपनी के, तो दुनिया जहां में से कोई भी ले सकता है। हर कोई तो आपकी कंपनी के दफ्तर में आके, ऑफिस में आके तो आपको पैसे देके नहीं जाएगा, तो वो बैंक में जमा करवा देगा, वो बैंक ट्रांसफर कर देगा। तो तब रोल आता है बैंकर्स का कि बैंकर्स भाई साहब आपका एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करेंगे। ब्रोकर कौन होते हैं? ब्रोकर वो लोग हैं जो पब्लिक में जाके बताते हैं कि अच्छा उसका शेयर निकला है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। ब्रोकर्स एनकरेज पब्लिक टू बाय शेयर्स। ब्रोकर पब्लिक के बीच में जाते हैं और फिर उनको दिखाते हैं कि जी ये नया शेयर आया है, ये खरीद लो। ठीक है, क्योंकि मैंने तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया था कि आप ढोल बाजा लेके पहुंच गए, लेकिन असल में आप नहीं जाओगे, आपके पास और भी बहुत सारे काम है। आप किसी बंदे को भेजोगे कि जाके ये अनाउंसमेंट करिए, तो वो बंदा जो होगा वो उसे हम ब्रोकर कहेंगे। और अंडरराइटर्स कौन होते हैं? मान लो कि आपने 100 शेयर बोले थे, या चलो 1000 शेयर बोले थे कि मैं 1000 शेयर दूंगा, लेकिन पब्लिक ने तुमसे सिर्फ 900 शेयर ही मांगे, तो बचे हुए 100 शेयर का क्या करोगे? वो 100 शेयर ये अंडरराइटर्स ले लेते हैं। तो अंडरराइटर्स बाय अनपरचेज्ड शेयर, जो शेयर्स परचेज नहीं हुए पब्लिक द्वारा, उनको ये अंडरराइटर्स खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं। लेकिन इस बार उनको पैसा 10 रुपए जमा नहीं करवाने पड़ते, उल्टा कंपनी उनको 10 रुपए देती है एज अ कमीशन कि मेहरबानी आपने हमारे बचे हुए 100 शेयर खरीद लिए, वरना हमारा तो नुकसान ही होता। अगर कोई भी बंदा उन शेयर को नहीं खरीदता तो उन शेयर के पैसे तो कंपनी के डूब ही जाने थे ना। तो अंडरराइटर को धन्यवाद दिया जाएगा कि धन्यवाद आपने हमारे बचे हुए 100 शेयर खरीद लिए, तो ये लो 10 रुपए मैं दे रहा हूं अपनी जेब से, तुमसे जमा नहीं करवा रहे, उल्टा मैं तुम्हें दे रहा हूं, बस मेरे शेयर खरीद लो, ऐसा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू जो हमारा एक्ट है, इंडियन कंपनीज एक्ट, वो कहता है कि भाई कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ द अमाउंट विद इन 120 डेज। जैसे ही आपने ढिंडोरा पीटा के शेयर्स ले लो, शेयर्स खरीद लो, शेयर्स खरीद लो, शेयर्स खरीद लो, 120 दिनों के अंदर अंदर, मतलब लगभग 4 महीनों के अंदर अंदर आपका 90% पैसा एज सब्सक्रिप्शन एज एप्लीकेशन मनी आ जाना चाहिए। 90% पैसा आपका कंपनी के द्वारा रिसीव कर लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अदरवाइज द कंपनी हैड टू रिटर्न द मनी नेक्स्ट 10 डेज। अगर 90% पैसा नहीं आता है तो जितना भी पैसा आया कंपनी को वो सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा अगले 10 दिन के अंदर। तो पहले तो 120 दिन का टाइम मिला है कि आप 90% पैसा ले लो। अगर 90% नहीं आता है तो आपको अगले 10 दिन के अंदर जितना भी आया वो सारा करना पड़ेगा वापस। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां पे स्टार मार्क कर रहा हूं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहीं पे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाके ना जिस भी लोगों ने आपके शेयर्स खरीदे उन सबकी लिस्ट बना के देनी पड़ती है। कंपनी मस्ट गेट शेयर्स लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज किसका, ये सेबी की बात हो रही है। विद इन 10 वीक्स, तो 10 वीक के अंदर अंदर जैसे ही आपने पैसा इकट्ठा किया, आपके पास पैसा आना चालू हो गया, 10 हफ्तों के अंदर अंदर आपको उन सारे लोगों का नाम सबमिट करना है जिनको आप अपने शेयर्स बेच रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने 1000 शेयर मंगवाए लेकिन 1200 लोगों ने, 1200 लोगों ने बोल दिया कि मैं आपका शेयर खरीदूंगा। आप सबको तो दे नहीं सकते, आपके पास सिर्फ 1000 शेयर हैं, आप बढ़ा भी नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, जो 200 लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग लोगे और 1000 को दे दोगे। ठीक है, तो जो भी है, खैर वो बात की बात है कि और भी कई सारे ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, वो बात की बात है। अभी बहुत सिंपल से एग्जांपल है कि जो 200 एक्स्ट्रा आ गए हैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग लो और 1000 वालों को दे दो। तो जो भी 1000 आपने उन 1200 में से सेलेक्ट किए हैं उसका नाम आपको सेबी के पास देना पड़ेगा। अगर 10 वीक के अंदर अंदर, 10 हफ्तों के अंदर अंदर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर अगले 10 दिन में आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये वापस पैसा करने का सिर्फ इतना मोटिव है कि कंपनी मजबूरन होके वो काम करे ही, वरना सारा पैसा वापस करना पड़ेगा और लॉस अल्टीमेटली कंपनी का ही होगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट है, उसका मतलब क्या है कि आपने पैसा मंगवाया, पब्लिक ने शेयर्स खरीद लिए, अब आपने वो, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि 1000 शेयर्स आए थे, 1200 लोगों ने मांगे, आपने 200 से हाथ जोड़ लिया, 1000 को शेयर्स दे दिए। तो आपने जो शेयर्स दे दिए उसको कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ मनी। पब्लिक, अंतर है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में अंतर है। जब पब्लिक शेयर्स मांगेगी, कटोरा फैला के तो नहीं, चलो इतनी बुरी हालत नहीं करता है। जब पब्लिक शेयर मांगेगी तो एप्लीकेशन, जब कंपनी शेयर बांटेगी तो अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर टू परचेज शेयर्स। जो भी ऑफर पब्लिक ने बनाया, दिया आपको कि मैं इतने शेयर्स खरीदना चाहता हूं, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट, अब आप पीछे नहीं मुकर सकते, उसको कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट स्टेप अंडर स्टेप्स टू प्रमोशन। पहला स्टेप था प्रमोशन, दूसरा था इनकॉर्पोरेशन, तीसरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन, चौथा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो अब जब कैपिटल सब्सक्रिप्शन के सारा काम पूरा हो गया, अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट मतलब चालू, अब आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेके, ये सारा काम धंधा जब हो जाए, सर्टिफिकेट ऑफ एक कमेंसमेंट लो, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, और फिर अपना बिजनेस कर दो चालू। अब आप बिजनेस चालू करने के लिए आप बिल्कुल लीगली फिट हो, तैयार हो। तो ये स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है। मेरे को पता है ज्यादा हो रही है वीडियो, आधा घंटे का टाइम लिमिट अब यहाँ पे खत्म हो चुकी है, बट प्लीज मेरे को माफ करना, सिर्फ एक स्लाइड का और काम बचा है, जल्दी से उसको खत्म करूंगा। आई एम वेरी श्योर कि इसके बाद, इस वीडियो के बाद एटलीस्ट JSC में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ एग्जाम है यार, पढ़ लो थोड़ा सा, 17 दिन है बस, मन लगा के पढ़ लोगे तो एग्जाम में नैया पार हो जाएगी। जल्दी से इसको लिख लो, SS ले लो, व्हाटएवर, फिर हम अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पे हम लोग अपनी आ गए हैं, जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन फॉर्मेशन ऑफ अ JSC एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारे पास वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 3 है वैसे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले भी हमने ले ली है, पिछली स्लाइड में भी हमने उसकी बात कही थी। मेमोरेंडम से चालू करते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। इसको लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिना इसके कंपनी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकती है। इट डिफाइंस पावर्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एन कंपनी के ऑपरेशंस। पावर क्या होगी उस कंपनी की, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और क्या उसके ऑपरेशंस के स्कोप होंगे, किस दायरे में वो काम करेगी। कंपनी की पावर्स मतलब कहां कहां उसके राइट्स हैं, कहां कहां उसके ड्यूटीज हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो किस चीज को दिमाग में लेके कंपनी बनाई गई है, कैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। और स्कोप मतलब किस उसने बाउंड्री सेट कर दी कि यहां से ज्यादा काम नहीं करेगी, इससे ज्यादा काम नहीं करेगी, और उसने एक पाथ बना के दे दिया कि कंपनी ये लाइन के अंदर रह के ही अपना ऑपरेशंस करेगी। कंटेंट क्या है इस आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा क्या जाता है? सबसे पहले आता है नेम क्लॉज।
कंटेन्स नेम ऑफ अ कंपनी। देखो इंफॉर्मेशन बहुत सारी है पूरे शीट पे, पूरे बोर्ड पे, तो जरूरत यह है कि बस जहां जहां मैं पॉइंट आउट करूं उसे वहीं अपनी आंख और दिमाग रखना है। लिखने के लिए मैं टाइम आउट दूंगा तो या तो एसएस ले लेना या लिख लेना। मेरी एडवाइस तो यही कि लिखोगे तो लिखते लिखते शायद थोड़ा बहुत दिमाग में भी जाए। एसएस तो क्या एग्जाम के टाइम तक पढ़े ही रहते हैं, वैसे ऑनलाइन एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो जरूरी है वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई नेम क्लॉज में क्या आएगा, इट कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम आएगा इस क्लॉज में। सिचुएशन क्लॉज में कंपनी का एड्रेस लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्लॉज में ऑब्जेक्टिव्स तो आएंगे ही जिसको ध्यान में रखे कंपनी बनी है, और ये ऑब्जेक्टिव्स वो होंगे जिसमें कंपनी कैन नॉट डू बिजनेस अदर देन दिस। मतलब ये जैसे मैंने बोला कि बाउंड्रीज बना दी, कंपनी इधर से उधर काम नहीं कर सकती, यहां से आगे काम नहीं कर सकती, एक पाथ दे दिया कि इस दायरे में ही रह के कंपनी काम करेगी। लायबिलिटी क्लॉज में वो लायबिलिटी को लिमिट्स करेगा, लिमिट्स द लायबिलिटी टू द अमाउंट अनपेड, मतलब ये देखेगा कि कितना पैसा अनपेड है और ये शेयर्स पे या फिर कितने शेयर्स हैं। हो सकता है कोई भी पैसा अनपेड ना हो, तो ये देखेगा कितनी वैल्यू के शेयर्स हैं, उस वैल्यू तक लायबिलिटी को लिमिट कर दिया जाएगा मेंबर्स की। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में आएगा मैक्सिमम कैपिटल विद विच द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज, मतलब कितनी वो कैपिटल के वो कितनी अमाउंट की कैपिटल वो इश्यू करेगी एज शेयर्स, वो इस कैपिटल क्लॉज में आएगा। मेमोरेंडम देखा फटाफट, एसोसिएशन पे पढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द रूल्स फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। मेमोरेंडम में आप देखो तो सारी इंफॉर्मेशन वो थी जो कंपनी के बाहर के लोगों को जानने की जरूरत रहती है, जो कंपनी के एक्सटर्नल वर्ल्ड से लिंक क्रिएट करती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको मोआ बोलते हैं, एमओए, इसको ओआ बोलते हैं, एओए। तो ओआ में क्या होता है कि ये इंटरनल कंपनी के अंदर के मामले संभालेगी। रूल्स फॉर इंटरनल मैनेजमेंट इसमें रूल्स दिए गए हैं। इट डिफाइंस ड्यूटीज, राइट्स एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स। तो डायरेक्टर्स की, ऑफिसर्स की क्या ड्यूटीज होंगी, क्या राइट्स होंगे, क्या पावर्स होंगी, वो इस ओआ में आता है। कंटेंट क्या है इसका, राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। खैर ये 12th की बात है पर मैं समझा देता हूं। जैसे कि हमने बात करी थी कि 1000 शेयर्स बांटे, 1200 लोगों ने शेयर्स मांगे तो हमने 200 से हाथ जोड़ लिए, 1000 को शेयर्स दे दिए। ऐसा भी हो सकता है कि हम उन 1200 लोगों को शेयर्स दे दें। कैसे कि मान लो अगर किसी ने 12 शेयर्स मांगे हैं तो हम उसको 12 नहीं बल्कि 10 ही शेयर्स दे रहे हैं। ऐसे करके हमारे कुछ शेयर्स बचते रहेंगे और जो शेयर्स बचेंगे वो शेयर्स हम एक्स्ट्रा 200 लोगों में बांट देंगे। तो ऐसे करके कई सारी केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि क्या नाम है, कंपनी 12 से 1200 को शेयर्स बांट दे, हो सकता है 200 को जय माता दी नमस्ते बोल के वो 1000 में बांट दे, या हो सकता है कि 100 को जय माता दी नमस्ते बोल दे कि धन्यवाद और 1100 में बांट दे। तो जो भी केस होएगा वो सारी क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स बनाती हैं और उन सबकी राइट्स लिखी हुई होगी। अमाउंट लिखा हुआ होगा शेयर कैपिटल का, और डिफरेंट क्लासेस में कितना कितना अमाउंट है, कितना कितना शेयर है, उसकी पूरी डिटेल होगी। प्रोसीजर लिखा होगा कि कैसे अलॉटमेंट मेड करी जाएगी। प्रोसीजर लिखा होगा अगर डिविडेंड देना है, हमने याद है पहली स्लाइड में डिस्कस किया था, शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा और डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो डिविडेंड देना है तो उसका कैसे डिक्लेयर होगा, कितना डिक्लेयर होगा, कैसे पेमेंट होगी, उसका प्रोसीजर, और कंपनी की वाइंडिंग अप, कंपनी को बंद करने का भी पूरा प्रोसीजर इस ओआ में लिखा होगा। तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस। ये इनवाइट करता है पब्लिक की डिपॉजिट को, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। कंटेंट क्या है, सबसे पहले कंपनी का नाम और एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आएगा। मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का वो आएगा। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनाई है वो आएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स एंड एमडी लिखा हुआ है, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। तो डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम और उसका एड्रेस आएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है कंपनी के लिए जरूरी वो आएगा, और कितना अमाउंट पेएबल है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में, कितना पब्लिक को देना पड़ेगा एप्लीकेशन के लिए और कितना देना पड़ेगा अलॉटमेंट के लिए, वो भी लिखा होगा। तो ये सारी जानकारी प्रोस्पेक्टस में दी जाएगी। अक्सर क्वेश्चन आने की संभावना है, 50-50 चांसेस है इस टॉपिक से, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन आने के। तो क्योंकि 50 चांसेस इसलिए छोड़ नहीं सकता, लेकिन जिस जहां से चांसेस ज्यादा है, 75% चांसेस है, हम उस टॉपिक पे मूव कर रहे हैं जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपना बिजनेस चालू करेंगे, क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, क्या वो पार्टनरशिप होगी, या क्या वो कंपनी होगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, ये कैसे डिसाइड करेंगे इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे।
सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो भैया, अगर आप डायरेक्ट सर्विसेज दे रहे हो, जैसे नाई हो गया, ग्रोसरी शॉप हो गया, कॉबलर हो गया, कुछ भी हो गया, जहां पे डायरेक्ट कस्टमर से पर्सनलाइज्ड सुटेबिलिटी की थी हमने सारी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो 1 और 2 में, क्योंकि ये तो वीडियो 3 है इस चैप्टर की, वो याद करो। तो अगर डायरेक्ट सर्विसेज वाला काम है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। अगर थोड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनली आपको बिहेव करना है, आपके कुछ रूल्स बने हुए हैं, आपके कुछ पैकेजेस बने हुए हैं, तब आप पार्टनरशिप पे जा सकते हो। और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, बड़ा लार्ज स्केल पे काम चल रहा है, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही है, तब आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पे जाओगे। सेकंड पॉइंट है कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशन। कितना पैसा लग रहा है, कितना आसान है ऑर्गेनाइजेशन को चालू करना, तो उसमें सबसे ज्यादा आसान है सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आती है पार्टनरशिप में, अगर उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने जाओगे तो, क्योंकि वो ऑप्शनल है। और भी ज्यादा थोड़ी सी, मतलब सबसे ज्यादा मुश्किल है उस केस में कंपनी, क्योंकि कंपनी में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस ऐसे लिखा होगा हर आगे के पॉइंट में, और ये मार्क होगा कि सबसे बड़ा ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो फर्स्ट प्रेफरेंस सोल प्रोप्राइटर से, सेकंड पार्टनरशिप और थर्ड कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अगर मैं एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखूं कि कौन सा बिजनेस मेरे को चालू करना है, तो मैं कंपनी चालू करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें मेरी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। वेयर पार्टनरशिप की बात करूं तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, और सोल प्रोप्राइटरशिप की और भी ज्यादा अनलिमिटेड लायबिलिटी है। पार्टनरशिप को पहले इसलिए लिखा गया कि फिर भी यहाँ पे कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोगों में रिस्क डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में तो वो डिवाइड ही नहीं हो रहा, सारा का सारा मेरी लायबिलिटी। तो सबसे ज्यादा सुटेबल कंपनी, देन पार्टनरशिप, देन सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो ऊपर वाले का एग्जैक्ट उल्टा है, ऐसे करके याद कर सकते हो। कॉन्टिन्यूटी की बात करूं कि बिजनेस कब तक चलेगा, तो परमानेंट स्ट्रक्चर, आपको परमानेंट कंपनी को चलाना है, लॉन्ग टर्म का आप गेम खेलना चाहते हो तो कंपनी पे जाओ। अगर आप शॉर्ट टर्म का टेम्परेरी ही कोई काम करना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पे जा सकते हो। डिग्री ऑफ कंट्रोल की बात करूं कि आपको कितना कंट्रोल रखना है बिजनेस में, तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि आपका 100% कंट्रोल रहता है। पार्टनरशिप की बात करूं तो 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे तो ऑलमोस्ट 50 या लेस देन 50% कंट्रोल रहेगा। कंपनी की बात करूं तो भाई इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, इतने सारे मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कि आपका हो सकता है 1% ही कंट्रोल रहे। तो उस केस में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस कौन, सोल प्रोप्राइटरशिप, उससे कम प्रेफरेंस वाला पार्टनरशिप, उससे कम प्रेफरेंस वाला कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट एबिलिटी। इनमें से कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा मैनेजमेंट हम अच्छी ला सकते हैं, प्रोफेशनल ला सकते हैं, तो भाई कंपनी ला सकते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा फंड है। मैनेजमेंट का हमने एक पॉइंट किया भी था इसमें। उसके बाद पार्टनरशिप, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो फंड हैं पर उतने नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप के बिल्कुल ही कम फंड है, क्योंकि एक ही बंदा है पैसा जुटाने वाला, तो उसमें सबसे फर्स्ट कंपनी, देन पार्टनरशिप, देन सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पे भी उल्टा चल रहा है केस। अब देखो मैनेजमेंट एबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क का सेम है, कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल का सेम ऑर्डर है, तो ऐसे करके आप कुछ करना चाहो तो याद कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कैपिटल कंसिडरेशन, के कितनी कैपिटल लगेगी, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हाई कैपिटल की जरूरत है आपके बिजनेस में तो आप कंपनी के ले जाओ, अगर कम कैपिटल में काम चल जाएगा तो पार्टनरशिप पे जाओ, और भी कम में काम चल सकता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाओ। तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जो आपकी चॉइस पे असर डाल सकते हैं कि आपको कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लेनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब देखना जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, एनसीईआरटी के हिसाब से ये कंटेंट उस चैप्टर का है, लेकिन अब देखना वो चैप्टर इतनी जल्दी से खत्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि यार मक्खन चैप्टर आया, मक्खन चैप्टर गया। मेरे को पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इस चैप्टर में तो थोड़ा सा डाउट होगा, लेकिन आगे आने वाले सारे चैप्टर्स के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। टिल देन जो काम आपको करना है वो मैं आप सबको बता देता हूं कि भाई साहब एक तो इसको जाकर रिवाइज करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो क्योंकि सीबीएसई तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि हमने सारी चीजें, सारी गाइडलाइंस ले रखी हैं, हम पेपर ऑफलाइन ही करवाएंगे, और जब सीबीएसई ऑफलाइन करा रहा है तो आपके स्कूल वालों को भी ऑफलाइन करवाना ही पड़ेगा। अभी नो मैटर क्या हो रहा है, लेकिन पूरे चांसेस हैं। मेरी अभी भी बात हुई है टीचर्स से, वो यही कह रहे हैं कि भाई पेपर तो ऑफलाइन होंगे ही होंगे, ऑफलाइन पेपर होंगे तो ऑनलाइन वाली चीटिंग तो काम आएगी नहीं, गूगल बाबा मदद करेंगे नहीं, तो आपको याद करके जाना ही पड़ेगा। तो पहला काम तो ये कि बाद चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, क्योंकि 15 दिन रह गए हैं सीरीज के, 2 दिन खत्म हो चुके हैं, 30 दिन है, 30 दिन की पहली वीडियो सुबह 8 बजे आप लोग रिसीव कर रहे हैं। 15 दिन रह गए हैं सिर्फ सीरीज की, 17 दिन की सीरीज थी। प्रॉपरली पढ़ना है, अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, प्लस
वीडियो को लाइक और शेयर भी करना होगा, ताकि वो दोस्त जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़े उनकी अब नहीं पार हो जाए। तो चलो फटाफट से हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।